स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर संदीप वैशंपायन आपका स्वागत करता हूं चैप्टर लाइट में क्लास 10th। चैप्टर का नंबर क्या है? छठवा या नौवा जो भी, नाइन्थ चैप्टर। ज़्यादा लोग कह रहे हैं 9th चैप्टर, तो एनसीईआरटी किताब चेक कर ले। चैप्टर नंबर 9 लाइट। ओके, बहुत ईजी चैप्टर है पर थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। वेरी स्कोरिंग। आपको थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट होकर बैठना तो बैठ सकते हो। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। तो बिना टेंशन लिए इस चैप्टर को ऐसे आराम से डील करना है। कुछ चीज़ें आपको पता है और जो पता है उसी पर आगे की पढ़ाई है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। ओवरऑल ये चैप्टर बड़ा ईजी जाने वाला है। ओके, अपनी कॉपी खोल लें, डेट डाल लें और टाइटल दे दें लाइट, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल और सिंपल सवाल, लाइट है क्या? वेरी गुड, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। विच काइंड ऑफ एनर्जी? नहीं, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, पर उससे होता क्या? इस एनर्जी से क्या होता है? गुड, देख सकते हैं। ऐसी एनर्जी है जिसे हम देख सकते हैं। यस, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। लिख लीजिए। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बकवास स्टेटमेंट है, काम का नहीं है, पर लिखो ना। वाह यार, एकदम से पढ़ के देखने लग गए हैं तो नहीं लिखते। कितने आलसी हो यार। लिख लो, कभी कभी फालतू की चीज लिख लेनी चाहिए, है ना। इसको कहते हैं बेसिक कंसेप्ट। क्या हो गया भैया? अरे बाप रे, आज 26 है भैया। रिकॉर्डिंग में भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। 26 अप्रैल। और भाई जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ यार। सब फटाफट सब्सक्राइब करो। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लाइव जाना शुरू करेंगे। ओके, हाँ कहिए, कुछ है? हाँ, स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट था, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? इट इज फॉर्म, FORM, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स या एनेबल्स, है ना, दोनों अच्छा है। गिव्स अच्छा नहीं लगता है, गंवारा टाइप लगता है, तो विच enables us with the sensation of sight। साइट मतलब SEIGHT, ऐसा कुछ होता है ना, साइट कि SIGHT? SIGHT। चलिए लिख लो भाई। इट गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट। इससे हमें दृष्टि मिलती है ना। हिंदी में अगर कोई लिख रहा हो तो उसमें दृष्टि मिलती है। ऐसा एक ऊर्जा है, तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, जिससे हमें दृष्टि का सेंसेशन मिलता है, ठीक है। सेंसेशन पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, जो भी है लिख ले भैया। ओके, अब लाइट, जैसे मैंने आपको बताया, सेंसेशन ऑफ लाइट मतलब विजन और साइट, है ना, देख पा रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं इस कमरे में कुछ भी देख रहा हूँ, है ना, मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं इधर रखी हुई किताबें देख रहा हूँ, है ना, एक शेल्फ है उसमें किताबें रखी हैं, पर्दा लगा है, फैन चल रहा है, मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी है ना। डिस्क्लेमर भी हो गया, हमारे कोचिंग में फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा है, ठीक है। दरवाज़ा भी है, ग्रीन बोर्ड है, चाक है, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं हमें दिख रही हैं। तो क्या वो लाइट एमिट कर रही हैं? रिफ्लेक्ट कर रही हैं, यस। तो या तो हम वो चीज़ देख लेते हैं जो लाइट एमिट करती है, या हम उस चीज़ को देख लेते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। मतलब हम पाथ को नहीं देख सकते, हम लाइट के पाथ को नहीं देख सकते। हमें लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता। हमें लाइट तब दिखाई देती जब वो किसी चीज़ पर गिरती है या किसी चीज़ से निकलती है। हिंदी में कहेंगे या तो प्रकाश उत्सर्जित होती है, एमिट होती है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट और वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट और विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। अगर ये दोनों नहीं हो रहा है तो हम टकरा जाएंगे किसी से। अंधेरे में यही होता है ना। अंधेरे में क्या होता है? लाइट गोल हो गई, फिर आप चलना शुरू करते हैं, धम्म से टकराते हैं। अरे यहाँ सोफा रखा था, आप ही ने रखा था, आप ही का घर है कि नहीं? तो दो बातें हमने समझी। क्या समझी? कि वी कैन सी, लिखिए, वी कैन सी दोज ऑब्जेक्ट्स। लिखो भाई, अच्छा अपने शब्दों में लिख लिया आपने भावनाओं को, बढ़िया। वी कैन सी दोज ऑब्जेक्ट्स, वी कैन सी दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स लाइट, जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, विच एमिट्स लाइट, और OR, और रिफ्लेक्ट्स लाइट,
और रिफ्लेक्ट्स लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो हमें दो प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं, या तो जो एमिट करती है या जो रिफ्लेक्ट करती है। हमें क्या नहीं दिखता, नोट करके डाल लीजिए, वी कैन नॉट सी द पाथ ऑफ लाइट। हम लाइट का रास्ता नहीं देख सकते, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। अगर आप अंतरिक्ष में चले गए तो वहाँ सिर्फ अंधेरा है, कुछ नहीं है। कुछ टिमटिमाते हुए तारे दिखे, टिमटिमाते भी नहीं, आपको कुछ प्रज्वलित चीज़ें दिखाई देंगी, या तो वो तारे हैं जो लाइट एमिट कर रहे हैं, या वो हैं जिन पर लाइट टकरा रही है। केवल वही ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा। कहिए सर, फिर जो साइंटिस्ट ऊपर जाते हैं फिर कैसे दिखता है? फिर से बोलो। सर, जो साइंटिस्ट ऊपर स्पेस में जाते हैं उनको फिर कैसे दिखता होगा? आपको और हमें जैसे दिखता है वैसे ही ऊपर दिखता है। बस ये है कि अभी क्या है, यहाँ पर लाइट है, ये सोर्स है, तो वहाँ पर वो सन होगा। सन की लाइट जहाँ तक आ रही है उनको दिख रहा है, फिर उनके पास खुद की टॉर्च होती है। आप एस्ट्रोनॉट्स की बात कर रहे हैं, है ना? तो एस्ट्रोनॉट्स के पास भी अपनी टॉर्च वर्च लेके जाते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है ना? बोले सर वो दिया लेके नहीं जाते क्या, मोमबत्ती वगैरह, है ना? तो वहाँ मोमबत्ती जलाते होंगे ऐसे, है ना? सही है कि नहीं? मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। हाँ बोल रहे हो दोस्तों, वहाँ हवा है क्या मोमबत्ती जलाने के लिए? मोमबत्ती जलेगी नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर सूर्य का जो लाइट आती है वहाँ पर वो प्रकाश। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये अभी क्या है, अपन धरती पर ये जो प्रकाश जिसको हम कहते हैं ना, उजाला हो गया। उजाला उजाला क्यों दिखाई दे रहा है, ये भी हमारे कोर्स में है, ये अगले चैप्टर में आएगा जब हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे। ठीक है, तब हमें ये समझना है कि आपको ये जो कमरे में उजाला दिखाई दे रहा है, कमरे का उजाला, ये अंतरिक्ष में नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर क्या है, कमरे में डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो भी लाइट को इधर उधर स्कैटर कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कर पा रहे कि वो स्वयं प्रज्वलित हो जाए। आप लोगों ने टिंडल इफेक्ट पढ़ा था लास्ट ईयर, केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा होगा ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन वाला टिंडल पार्टिकल्स गेट एनलाइटेड, पढ़ा था टिंडल इफेक्ट। तो लगभग वही, उसी कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट इज गेटिंग डिफ्यूज्ड लाइट है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं उजाला। सुबह क्या होता है, सूरज चाचा जो है वो आए नहीं होते हैं, है ना, उगे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उजाला हो जाता है। यस नो? वो जो उजाला शब्द है, उजाला, वो क्या है, इट इज डिफ्यूज्ड लाइट, और ये पार्ट अंतरिक्ष में नहीं होता। अब समझ में आया क्या डिफरेंस है? बाकी दिखाई तो देता ही है, लाइट वहां भी सूरज का प्रकाश पड़ेगा, नहीं तो चांद से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, या तारे टिमटिमा रहे उनकी कुछ लाइट आ जाएगी। लाइट तो है बट पाथ इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पर क्या हो रहा है, चूंकि डस्ट पार्टिकल्स हैं और भी चीजें हैं, यहाँ पर गैस पार्टिकल्स हैं, वहां से लाइट डिफ्यूज होकर हमारी आंखों तक पहुंची तो हमें उजाला नजर आ रहा है। ठीक, क्लियर? बात समझ में आ रही है? ओके, तो लाइट जो है ये ट्रेवल करती है ना स्ट्रेट लाइन, ये आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा। उसका एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें छेद किया, 3-4 कार्डबोर्ड ले लिए, एक मोमबत्ती लगा दी, इधर आंख बना दी, इधर से एक स्ट्रेट लाइन बनाई, टॉइंग बोले, है ना, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। अब 6वीं क्लास का बता रहे हो सर, कितने साल हो गए, हम भूल गए। भूल के नहीं चलता है भाई, है? देखो 9th में आने के बाद से, अभी आप 10th में, 9th के बाद तो कम से कम सब कुछ याद रखो, ठीक है? और अगर आपने 6th क्लास से पढ़ी हुई सारी पढ़ाई, स्पेशली मैथ्स, एसएसटी, ये अगर अच्छे, और साइंस भी, हाँ, इतना अगर आपने 3 सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान दे दिया तो आप ये समझ लो कि आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, पीएससी यूपीएससी निकाल सकते हो। 6th से लेकर के 10th तक की, 12th तक की जितनी पढ़ाई है उसको अगर आपने अच्छे से याद रखा तो पीएससी यूपीएससी निकल जाएगा आपका। इतना इजी है भाई, नहीं समझे, है ना? और बता दूं, अगर मैथ्स अच्छे से पढ़ लिया क्लास 6 से लेकर के 10th तक का, और अगर 2 साल का एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो कोई बुराई नहीं है, पर 10th तक की अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली, मैथ्स की 1 नंबर, भैया बैंक की परीक्षा ऐसे निकालोगे आप। बैंकिंग में और कुछ नहीं आता, हाँ उसमें और भी सब्जेक्ट्स हैं, एप्टीट्यूड होता है ना, जनरल अवेयरनेस होता है, वो सब देखना पड़ेगा, उसको तो पढ़ना पड़ेगा, बट मैथ्स वाला पेपर का टेंशन खत्म हो जाएगा। अब जो बैंक पढ़ने के लिए, जो बैंकिंग की परीक्षा देते हैं, वो बच्चे भी आते हैं पढ़ने, उनको हम क्या पढ़ाते हैं, हाँ चलो भाई आपको पढ़ाते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, फिर उनको मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ये ऐसी होती है, तो ये उनको भी वही पढ़ा रहे। अलग सिलेबस पढ़ाते हैं क्या? नहीं, पर फीस अलग हो जाती है।
समझे नहीं समझे? या तो अभी पढ़ लो या फिर से पढ़ने आ जाना, ठीक है? चलो, तो अच्छे से पढ़ाई कर लो, भूलना नहीं है कुछ, ठीक है? ओके, एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग जो अभी इस साल लाइट पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल मतलब पुराना फिजिक्स, ठीक है? अंग्रेजों का पुराना फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। इसको एक और नाम दिया जाता है, वी कॉल इट एज न्यूटन फिजिक्स। फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। न्यूटन के ज़माने में जितना फिजिक्स हमें मालूम था उसकी बात हो रही है। न्यूटन मतलब उसी के द्वारा गिवन वाला नहीं, उस समय का, उस ईरा को नाम दे दिया न्यूटन फिजिक्स टाइप। ओके, तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल न्यूटन फिजिक्स। क्लास 12th में फिर से लाइट आएगी, ऐसे नहीं कि सर में लाइट आ गई, वो वाली लाइट नहीं। लाइट चैप्टर क्लास 12th में फिर से आएगा, ठीक है? और तब आपको क्या बताया जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स के टर्म्स में लाइट क्या होती है वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है? वो कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। आई बात समझ में? तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत सिंपल है, इजी है, तो पढ़ लो यार, नंबर कमा लो, ठीक है? पहला स्ट्रेट लाइन एक लिख लो भैया, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सेंटेंस अगर आप भूल गए हैं तो इसको लिख लीजिए, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट सीधी रेखा में, सरल रेखा में चलती है, ऐसा न्यूटन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स में कहा गया है, ठीक है? यू आर कंफर्टेबल? दिख रहा है? ओके, ठीक। अब बात आती है कि सरफेस दो प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो प्रकार के होते हैं। तो आप टाइटल दीजिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। अब एक को सामान्य भाषा में हम कहते हैं रफ सरफेस, एक को कहते हैं प्लेन सरफेस। भैया इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं इररेगुलर एंड रेगुलर सरफेस, ठीक है? क्या कहेंगे? इररेगुलर, और इसे कहेंगे रेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब इंसिडेंट रेज आती है तो इंसिडेंट रेज मान लो ऐसी आ रही हैं, और एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप इंसिडेंट रेज बनाएं, एरो अवश्य बनाएं, पता तो लगे लाइट आ कहाँ से रही है, ठीक है? यहाँ भी आपको पैरेलल ऐसी इंसिडेंट रेज मिलेंगी। दोनों में फर्क क्या है? जब रिफ्लेक्शन होगा, आप लोगों ने बचपन में 8th क्लास में शायद, 8th में, हाँ शायद, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, है ना? इस साल फिर से है, थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है सबको? क्या क्या थे? 2 लॉज थे, भूल गए? कोई बात नहीं, रिलैक्स। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये थे कि इंसिडेंट रे मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल है ना, नॉर्मल से बनने वाले दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है? तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर पैरेलल बनाते जाऊंगा। ये होता है रेगुलर सरफेस, समझ में आया? ये मत बनाना लाइन, ये आपको समझाने के लिए बनाया गया, ओके? जो पुराना सिस्टम हमने देखा, अब वही फंडा हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ टकराया लगभग इस सरफेस पे, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो गया, इधर टकराया, इधर ऐसे टकराया, ये इधर गया, ये इधर से आया, ये टकरा के इधर चला गया, सबकी दिशाएं अलग हो रही हैं, ओके? ऐसा है, ये इधर कहीं चला गया। तो आने वाली लाइट, इंसिडेंट रेज, इसको हिंदी में कहते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित जो रिफ्लेक्टेड रेज है, इनके ऊपर कहानी है पूरी। तो यहाँ क्या हो रहा है? आने वाली लाइट तो रेगुलर है, पैरेलल है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो रही है दे आर गेटिंग डिफ्यूज्ड। वो क्या हो रही है? इधर उधर भटक रही हैं, स्कैटर्ड, दे आर स्कैटर्ड। तो इररेगुलर सरफेस में स्कैटर हो जाती हैं, इसमें रेगुलर में ये लॉज को फॉलो करते हुए पूरी पैरेलल की पैरेलल वापस हो जाती है। तो ये वाला सरफेस आपको शाइनिंग वाला नजर आता है, शाइनी सरफेस, और ये हो जाता है जिसको अपन कहते हैं मैट फिनिश। सुना है नाम मैट फिनिश? हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह लॉ का मतलब है जो हर जगह लगता है। लॉ का मतलब जो हर जगह लगता है, ठीक है भाई? कानून ऐसा थोड़ी कि आप घर में बैठे तो कानून नहीं लगेगा, घर में भी लगता है, लेकिन अपन लगाते नहीं है, गलत है ना?
भाई घर में अगर आप किसी ऐसे घर में एक छोटा सा ऐसे कॉरिडोर है, वहाँ से दो लोग आमने सामने से आ रहे हैं, तो आपको किस साइड से जाना चाहिए? लेफ्ट साइड से। समझे नहीं समझे? तो आपको ऐसे शिफ्ट हो जाना चाहिए, हाँ जाइए नहीं हम इधर से जाएंगे। लॉज आर ऑलवेज टू बी फॉलोड। समझ गए? घर में जैसे मेरे बच्चे ऐसे क्रॉस करते हैं ना, तो खड़े हो जाते हैं, कहाँ से जाए? हम कहते हैं लेफ्ट साइड, आप अपने लेफ्ट साइड, मैं आपसे लेफ्ट साइड से। तो क्या बाबा आप हर जगह ये ले आते हो? बोले लॉज ले आते हो। मैंने कहा कानून ऐसे ही सीखोगे, कानून घर से सीखोगे, लॉ है, इट हैज टू बी फॉलोड एवरीवेयर, है ना? नहीं तो आजकल के बच्चे तो गाड़ी निकाल के भग रहे हैं, 8th क्लास के बच्चे, है ना? वो विक्रम बेताल वाली बाइक चला रहे हैं। विक्रम बेताल समझते हो ना? जिसकी एक सीट होती है इधर, दूसरी सीट होती है इधर आसमान में, और पीछे बैठने वाला भूत जो होता है वो ऐसे ऐसे बाल बिखेरते हुए जाता है। देखा है कभी? खुले बाल ऐसे ऐसे चढ़ा हुआ, लगता है बेताल चढ़ गया बिल्कुल, है ना? विक्रम गाड़ी चला रहा है, उसके ऊपर बेताल चढ़ा हुआ, बाल बिखरे हुए ऐसे भूतिया। ये सीन देखा है कभी? है ना? और ऐसे जाते हैं धुआं उड़ाते हुए जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं, है ना? इतनी महंगी महंगी बाइक उठा के ले आते हैं, एक्सीडेंट करवा लेते हैं, मुंह तोड़ फाड़ के बैठ जाते हैं। क्या मतलब है ना? लाइसेंस है नहीं, गाड़ियां चला रहे हैं लोग बाग, तो ये गलत बात है। लॉज आर टू बी फॉलोड, लॉज को फॉलो करना चाहिए। समझ में आई बात? समझ गए? नहीं समझ गए ना? हाँ, लॉज आर टू बी फॉलोड। नहीं तो होता क्या मालूम, अपन सामने वाले को बोलते हैं समझता नहीं क्या, ऐसे चलाते हैं, कानून नहीं मालूम, लाइसेंस है, पहले अपन खुद को देख ले भाई, लाइसेंस अपने जेब में है क्या? इंश्योरेंस है गाड़ी का आरसी लेकर चल रहे कि नहीं, पता ही नहीं है, सामने वाले को डांट रहे अपन, है ना? ज्यादा हुआ तो ए भाई पंगा हो गया। अरे क्या हो गया है पंगा? भिड़े कौन? तुम, है ना? दूसरे को आप तब सिखा सकते हैं जब स्वयं आप सही काम करें, राइट और रॉन्ग, है ना? आप कभी हमको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ से घर से अगर निकले तो डिवाइडर दो है हमारे घर के सामने, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ये वाला पास है जो मुझे रॉन्ग साइड से जाकर मिलता है, और ये वाला लॉन्ग है, दूर है, लेकिन ये करेक्ट साइड है, राइट? और मैं जब भी कार लेके निकलता हूँ तो मैं पहले इधर जाता हूँ, राइट, अपने हिसाब से जो कानून है, और फिर वहाँ से घूम के मैं वापस आता हूँ, और ये मैं नियम से करता हूँ। जो बच्चे लोकलाइट्स हैं, यहाँ पर रहते हैं, वो आते जाते कभी मुझे ऑब्जर्व करें, मेरी गाड़ी हमेशा ऐसे जाती है, मैं कभी ऐसा शॉर्टकट नहीं मारता, चाहे मैं सुबह 4 बजे गाड़ी क्यों ना निकालूं। आप समझ गए बात को? सुबह 4 बजे ट्रैफिक नहीं होता तो मैं गलत चला जाऊं? नो, दैट इज रॉन्ग। बात समझ में आए? लॉज आर टू बी फॉलोड, कानून फॉलो करिए, ठीक? चलिए, ये समझ में आ गया रेगुलर एंड इरेगुलर सरफेस। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। कौन से लॉज थे? टाइटल दे दीजिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस लॉ को मैं आपको बता रहा हूं कन्फर्म, मेरे बताने के बाद भी आपको मालूम नहीं होगा। लिखा ना, एक था इरेगुलर, दूसरा था रेगुलर, डायग्राम बनाया। वहां कहां से पहुंच गए भैया? वो रेगुलर सरफेसेस में आता है बेटा, अभी हमने बात ही नहीं की। हाँ, वो तो मिरर है, अभी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात आई है। ये आप ये जो टेबल देख रहे हैं, ये कैसा है? मिरर नहीं है, रेगुलर का उसने नहीं, वो इरेगुलर है, क्योंकि वो मैट फिनिश है ना, चमक नहीं है। आपके घरों का जो सेंटर टेबल होगा या सोफा सेट का जहाँ लकड़ी लगी होगी, वो है चिकनी, वो ऐसे चमचम चम करती होगी, उसको कहते हैं रेगुलर सरफेस। ये इरेगुलर सरफेस है, मैट फिनिश है। ये कबर्ड को आप देखिए, कहीं से भी लाइट टकरा के ऐसे ऐसे चौकाचौंध नहीं हो रही कि मुझे यहाँ से ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है कहाँ पर है, आई कैन नॉट सी दैट। तो ये मैट फिनिश कहलाता है, ठीक है? वही यहाँ पर अगर मैं चिकना कर देता है इसको, एकदम पॉलिश, तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, चमकता सरफेस, जैसे मोबाइल का वो सरफेस चमकता है ना, वो कैसा है? रेगुलर सरफेस है। और मोबाइल को ऐसे पलटा दो, वो इरेगुलर सरफेस है। अब मुझे नहीं मालूम आपका मोबाइल कैसे बोले, तो मेरा तो पीछे नहीं चमकता है। हाँ ठीक है, समझ में है? मैट फिनिश वगैरह वो बात हुई। कॉन्केव कॉन्वेक्स अभी कहाँ से आ गया? वो बात की बात है ना, अभी बहुत टाइम है भैया, आज तो टाइम पास है, क्या लग रहा है? चलो आज बेसिक्स पढ़ ले। चलो, क्या था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये आपके जो यूटीज होती हैं उसमें पूछा जा सकता है। यूटीज मतलब यूनिट टेस्ट वगैरह, है ना, सीटीज एंड यूटीज, क्लास टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ क्या है सबको मालूम है? पहला लॉ सबको मालूम है। फिर अपन एक डायग्राम बनाते हैं ऐसा वाला, फोटो ऐसा ऐसा बीच में लगाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर एक ऐसे लाइन बनाते हैं डॉटेड, इसको कहते हैं एन। एन मतलब नॉर्मल, ठीक है। फिर एक लाइन ऐसे ले जाते हैं ऐसे, फिर एक ऐसे ले जाते हैं ऐसे, इधर लिख देते हैं आई, इधर लिख देते हैं आर, ऐसे डायग्राम बनाते हैं, याद है? फिर और इसको नोटेशन बनाना है तो इधर एक पॉइंट ले लेते हैं, बोले ए, इसको लिख दिया ओ या पी, कुछ भी लिख दो, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया बी, ठीक है ना। ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं। अब फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखते हैं। पहला लॉ लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ये इनकरेक्ट है, मतलब अधूरा है ना। अब इसको पूरा करते हैं। नहीं, आप सही हैं, आप गलत नहीं है बेटा, इनकम्प्लीट है। मैंने कभी नहीं कहा गलत है आप, यू आर राइट बट इनकम्प्लीट आंसर। तो हाँ बोलिए। विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, बिल्कुल सही, अब सही हो गया, कंप्लीट हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, भैया एंगल कहाँ से बनाएंगे? यहाँ से नहीं, एंगल कहाँ से होगा? नॉर्मल से, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो नॉर्मल से लेने पर पूरा स्टेटमेंट जल्दी से लिख लीजिए। फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, लिख लिया। दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ, सबको याद है? बताइए। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे लाई ऑन द सेम प्लेन। अधूरा है। रिफ्लेक्टिंग रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम। हाँ, अब सही बोला आपने कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। आप बोले सर हमें तो मालूम था, देखो आप बोल रहे थे आपको पता ही नहीं है ना। यस, लिख लो, गलत थोड़ी है ये, थोड़ी गलत है। अब इसको समझेंगे। हाँ भैया। और तीसरा ये क्या है? इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल थ्री लाई ऑन सेम प्लेन, ऑल थ्री लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि वही मतलब हमें नहीं मालूम। अब कौन समझाएगा इसको? जब लाइट किसी सरफेस पे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है तो वो एक ही प्लेन पे लाई होती है, मतलब वो नॉर्मल बीच में रहता है। वो कौन सा प्लेन है? यहाँ पर इस डायग्राम में आपको कहीं प्लेन नजर आ रहा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को प्लेन बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को प्लेन कहते हैं। ओके, वेरी गुड। और किसी का कोई आंसर अलग टाइप का? सब ये कहना चाहते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल थ्री लाई ऑन सेम प्लेन। यहाँ पर ये प्लेन है और आप सब गलत हैं, ठीक है। आप समझिए बात को, इमेजिन करिए। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी इमेजिन करें। मेरे हाथ में एक बॉल है, ऐसे इमेजिन नहीं करना, देखना है मेरी तरफ एकदम इमेजिन कर, बोले हाँ कर रहा हूँ, बोलो नहीं मुझे देखो और इमेजिन करो। मेरे हाथ में बॉल है, ठीक है। ये बॉल मैं एक टप्पा मार के आपकी तरफ फेंकता हूँ, ठीक है। आप कहाँ हैं? बिल्कुल कैमरे के सीध में बैठे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कि मैं इधर से बॉल को ऐसे टप्पा दूंगा और कैमरे से बॉल निकले बाहर और आपके पास पहुंच जाएगी। ये बात समझ में? मतलब जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उनको बॉल हाथ में मिलने वाली है, बाकी बच्चों को नहीं मिलेगी। ये बात सही है ना? अब सोचिए, क्या ऐसा कभी आपने थ्रो किया है? बोलना, ये मत बोलना कि वो स्पिनर लोग करते हैं सर। मुझे ये बताइए कि अगर ये बॉल लाइट का फोटोन है, मान लो ये लाइट का एक बिंब है, प्रकाश बिंब है, एक्चुअली रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो बॉल है उसको क्या मानना है आपको? ये स्पिन विन नहीं करना है, क्रिकेटर मत बनना है यहाँ, ठीक है। हाँ वैसे बहुत स्मार्ट हो मुझे मालूम है, पर अभी नहीं ये बॉल भी मैंने ऐसे टप्पा मारी। अब इमेजिन करो, क्या ये बॉल यहाँ से ऐसे गिरी और गिर के ऐसे चली जाएगी? क्या आपके पास बॉल आ जाएगी ऐसे फेंकने पर? क्या आपके पास बॉल चली जाएगी? ऐसा फेंक रहा हूँ मैं इस दिशा में, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। और ये मत कहना सर ग्रेविटी है स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही। अरे ऐसी तैसी, अभी हम ग्रेविटी की बातें ही नहीं कर रहे। नहीं तो आप कहेंगे सर वो बॉल जो है ऐसे आप मैदान में ऐसे टपका रहे हैं, मैं ऐसे जा रही। नहीं भैया, ग्रेविटी की हम बातें नहीं कर रहे, हम बॉल को स्ट्रेट लाइन फेंकेंगे और वो ऐसे टकराएगी और ऐसे जाएगी। अब मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ खड़े होकर बॉल को फेंकता हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं भैया, मैं ऐसा टप्पा मारूँ तो बॉल आप ही के पास जाएगी और कहीं जाएगी? पक्का?
ठीक है। अच्छा, बॉल जहां टप्पा खाएगी इस जमीन पर, वहां पर अगर मैं छेद करके एक खंबा गाड़ दूं झंडे वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल, राइट। नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड एज नॉर्मल। पेड़ पौधे कैसे उगते हैं? आप बीज कैसा भी लगाओ, आड़ा तिरछा सुला के लिटा के कैसे भी डाल दो, पौधा कैसे आएगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल शब्द काहे के लिए है? परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन, ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल। ओके, नाउ टेल मी, ये इंसिडेंट रे, ये बीच में खड़ा है खंबा नॉर्मल, और एक आपकी तरफ जाने वाली लाइन ऐसे 3 लाइन, मैं इन 3 उंगलियों से दिखा दूं, ठीक है? शायद दिखेगी नहीं जो लोग स्क्रीन से देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं। एक मेरी तरफ है उंगली, एक बीच में है और एक आपकी तरफ है। एक उंगली मेरी तरफ है, एक उंगली बीच में है और एक उंगली आपकी तरफ है। मैं जो करते हो ऐसा मोड़ रहा हूं, जैसे ये कैमरे के साथ में अलाइन हो गया। आप इमेजिन करें आपके साथ में अलाइन हो गया, ठीक है? ओके, क्या इन तीनों को मैं एक पर्दे पर ले सकता हूं? Can I take them on a plane? All 3 lie on same plane. Which plane? ये plane. ऐसा नहीं होगा कि ये 2 उंगली इधर और 1 उंगली इधर। This lie on one plane and this on another plane. ये एक अलग प्लेन है और ये एक अलग प्लेन है। ऐसा नहीं होगा कि बॉल ऐसे गई, इधर से नॉर्मल तक एक प्लेन, एक पर्दा, और वहां से एक नया पर्दा लगा, वो ऐसा वाला टेढ़ा। ऐसा नहीं होगा। इंसिडेंट रे, इमेजिन करिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल 3 लाई ऑन। लाई मतलब क्या होता है? ले डाउन। तो हम क्या करते हैं? उसमें लेट जाते हैं, है ना? हम उसमें क्या करते हैं? लेट जाते हैं, लाई डाउन। तो भैया यहां पर क्या हो रहा है? ऑल 3 लाई। शब्द क्या है? लाई। मैंने थोड़ी बोला फॉल ऑन। अभी तक अपन जो समझ रहे थे, ऑल फॉल ऑन दिस इंसिडेंट, ऑन दिस प्लेन ना, ऑल 3 फॉल ऑन। वो तो गिर रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। ये तो पॉइंट है। ये वाला कहाँ है? ऑन द सरफेस। आया क्या सरफेस? समझ में? दे डू नॉट लाई ऑन दिस वाला सरफेस। लाई मीन्स उसको गिर जाना चाहिए इस पे। तो ये कौन से कहाँ पर लाई कर रहे हैं? दे ऑल लाई ऑन दिस प्लेन। क्लियर? एकदम आया समझ में? नहीं है? सब क्या है? ओके, तो अभी तक पढ़ा जो था, याद किया। देखो यही बात मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स में भी यही हो रहा है। फॉर्मूले रट लेते हो, क्वेश्चंस लगा लेते हो, आंसर आ जाता है, खुश हो जाते हो, नंबर मिल जाते हैं। नंबर लाने वाले इंटेलिजेंट मैं नहीं मानता। इंटेलिजेंट वो है जिसको समझ में आए कि वो कर क्या रहा है। नहीं समझे? ये बात समझ में है क्या कहना चाह रहा हूँ? हमें याद है ना? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल 3 लाई ऑन सेम प्लेन। कौन सा प्लेन? आज तक सोचो आप, इसको आप प्लेन मान रहे थे, जबकि ये प्लेन बात ही नहीं हो रही है। ये कह रहा है कि जो बोर्ड है, मैंने इसलिए आप लोगों से पूछा इस डायग्राम में प्लेन कहाँ है? ये बोर्ड प्लेन है जिस पर ये तीनों लाई कर रहे हैं। अब समझ गए? ये वो बोर्ड है जिस पर तीनों के तीनों लाई कर रहे हैं, बड़े आराम से लेटे हुए हैं। आया समझ में? ठीक, चलिए, तो ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे, हाँ बोलिए। तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ना? भैया गिरेगी कहाँ से, आएगी कहाँ से, टकराएगी किस पर, वो देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे गिरा रहे हो, हाँ, आपका जो कहना है कि ये ऐसे भी आएगी, ऐसे भी आएगी, बिल्कुल आएगी। अब अगर मान लो ये जो आपके बाजू में कवर्ड रखा हुआ है, उस पर वो एक शाइनिंग सरफेस है, मान लो उस पर मैं टॉर्च की ऐसे लाइट मारता हूँ, फोकस जो स्ट्रेट जाएगी, मान लो वो आजकल क्या आता है, वो लाइट कलर, रेड कलर का वो जो लगाते हैं, लेजर पेजर बोलते हो, वो अगर मैं ऐसे रिफ्लेक्ट करूँ उस पॉइंट पे, तो लेटा हुआ जाएगा ना। तो कहीं भी जाए भैया, उसका प्लेन अलग होगा, वो टकरा कहाँ रही है वो देखना पड़ेगा। नॉर्मल अगर इस प्लेन पर आप ऐसे सरफेस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ऐसा ऐसा, तो इसका नॉर्मल ऐसा लाई करेगा। तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ऑल 3 लाई ऑन दिस प्लेन। अभी क्लियर? अब ऐसा देखो, ऐसा देखो, ऐसा देखो, कहीं भी देख लो। और याद रखो, हमें जो फिजिक्स पढ़ना है वो एक अपने हिसाब से प्लेन नहीं होता है,
आप सोचिए अगर आप स्पेस पर हैं तो आप प्लेन को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आप स्पेस में चले गए तो हो सकता है जो क्लास में अपन अभी कैसे बैठे हैं, सब सीधे बैठे हैं। यही क्लास अगर स्पेस में होती तो सोचो संदीप सर उल्टे लटके हवा में, आप दाएं बाएं ऐसे, कोई ऐसा खड़ा है, कोई ऐसा बैठा है, कोई ऐसा है, सब देख रहे हैं, बोले हाँ सर पढ़ा है ना। और मैं चिल्ला चिल्ला के परेशान, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, बिकॉज देयर इज नो मीडियम। अपन ट्रांसमीटर लगाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है, रेडियो ट्रांसमीटर लगा लेंगे, है ना, तब पढ़ाई करेंगे। पर सोचो आप, तो प्लेन हर एक के लिए अलग होगा ना, तब मैं कहूँ कि दिस इज माई प्लेन। अरे आप लोग सर ऐसे, मेरे वाले प्लेन में क्या होगा सर, उसमें भी वही लॉ लगेगा भाई, ये लॉ है, लॉ इज ऑलवेज करेक्ट फॉर ऑल सिचुएशन। ओके है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लीजिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आएगा आपका टॉपिक भैया, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मिरर लिखो, मिरर नॉट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो हम पढ़ चुके हैं ना, रेगुलर एंड इरेगुलर। टाइप्स ऑफ मिरर, इसमें हम पहला लिखेंगे प्लेन मिरर। दो प्रकार होते हैं, प्लेन मिरर। ये प्लेन की स्पेलिंग ठीक लिखिए, PLAN, PLAN, वही मुझे लग रहा था, PLANE, ओके, प्लेन मिरर। और दूसरा होगा कर्व्ड मिरर, ठीक है। कर्व्ड मिरर को हम लोग क्या कह लेते हैं, एक और नाम है इसका, स्फेरिकल मिरर। हाँ कुछ और कह रहे थे, स्फेरिकल कह रहे थे, हाँ, कर्व्ड या स्फेरिकल। अब हमारे कोर्स में स्फेरिकल है, अब कर्व में कौन से आते हैं, पैराबोलिक भी आते हैं। पैराबोलिक कैसे होते हैं, जो आपके कार के और आपकी बाइक्स के हेडलाइट्स में होते हैं, है ना, आपकी बाइक है, मोपेड है, उसका जो हेडलाइट है उसमें इस तरह के होते हैं, दिस इज पैराबोलिक शेप, ओके। तो इसको कर्व्ड सरफेस कहेंगे। एंड हमारे कोर्स में स्फेरिकल। स्फेरिकल कैसे बनता है, स्फेयर से बनता है। स्फेयर मतलब सबको मालूम है, गोला, है ना। अच्छा एक बात, गोला से एक बात याद आई, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ सिलेबस है। बचपन से हम लोग को ना बहुत सारी चीजें गलत पढ़ा दी जाती है। जैसे दो बातें मैं आपको बताऊंगा जो बड़ी प्रासंगिक होंगी आपके हिसाब से, कि आपको लगेगा हाँ सर ये हमको भी पढ़ाया था और गलत पढ़ाया था, ठीक है। एक छोटी सी कविता आप लोगों को हिंदी में पढ़ाई गई होगी, है ना। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, लड्डू गोल दुनिया गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, ऐसा करके कुछ एक कविता है, मुझे पूरी याद नहीं है। अगर कायदे से देखें तो ये गलत है, रोटी गोल नहीं होती। सर क्या बात कर रहे हो, ये मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कहें कि नहीं सर इट्स नॉट परफेक्ट सर्कल काइंड, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। जरा हिंदी में सोच के देखें, आप लोग सब अंग्रेजी माध्यम के बच्चे, अंग्रेज की औलाद हैं, तो आपको नहीं मालूम इसका अंतर क्या है। आपके हिसाब से सब सही है सर, इसमें गलत क्या है ना, आपको सही लग रहा है ना। अब सोच के बताओ, आप अपने हिसाब से बताइए। मैं एक शब्द बोलता हूं, गोल के लिए शब्द होता है स्फीयर। गोल के लिए शब्द क्या है, स्फीयर। मम्मी की रोटी स्फीयर स्फीयर, पापा का पैसा स्फीयर स्फीयर, लड्डू स्फीयर, दुनिया स्फीयर, सारी दुनिया गोल मटोल, स्फीयर स्फीयर स्फीयर। अब सही लग रहा है, रोटी स्फीयर होती है, रोटी स्फीयर होती है, नहीं समझे आप, इट्स सर्कुलर ना। तो आपको हिंदी में वो शब्द क्यों नहीं पढ़ाते यार। मम्मी की रोटी वृत्ताकार, पापा का पैसा वृत्ताकार, वो वृत्ताकार है, वृत्त है, सर्कुलर है, इट्स नॉट स्फेरिकल। तो गलत चीज पढ़ा दिया आपको बचपन से, कविता ही गलत हो गई ना। नहीं समझे आप, समझ नहीं रहे, आप कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप, गहन विचार में। हाँ किसमें, ठीक है, तो उसको फिर आप सिलेंड्रिकल बोल लो, आप सिलेंड्रिकल बोल लो फिर। अगर ना भी कहें, चलो आपके हिसाब से अगर मैं रोटी को 3 डायमेंशनल लेता हूँ, चलो ये एक और बढ़िया साइंटिस्ट वाली बात हो गई, चलो आप साइंटिस्ट इस क्लास के, आइंस्टाइन,
ये आइंस्टाइन कह रहे हैं कि भैया सर आपने गलत कह दिया, सर्कुलर नहीं होनी चाहिए उसको, तो उसमें थर्ड डायमेंशन है। ओके देन कॉल इट सिलेंड्रिकल, इट्स नो मोर स्फेरिकल। वो गोल तो नहीं है, रोटी गोल नहीं है, ये मैं मानने को तैयार नहीं। रोटी गोल नहीं होती, रोटी वृत्ताकार होती है। अगर आप विड्थ की बात करते हैं देन इट इज सिलेंड्रिकल। सिलेंडर को हिंदी में बेलनाकार कहते हैं, ठीक है। अभी आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ बैठे हुए बच्चे सारे इंग्लिश मीडियम वाले, अंग्रेजी माध्यम अंग्रेज की वाला, तो आपको पता नहीं है, ठीक है। अब बेलनाकार ये तो कहीं लिखा नहीं है, मम्मी की रोटी बेलनाकार, पापा का पैसा बेलनाकार, है क्या? नहीं है। क्या बोला? गोल गोल। गोल कंचे होते हैं भाई, गोल लड्डू होता है। पृथ्वी गोल है, दुनिया गोल है, चलो मान लिया दुनिया भी, मैंने कभी देखी नहीं है मिल्की वे, गोल तो नहीं है है ना, इट्स फ्लैट ना, बीच से थोड़ी सी मोटी है। मिल्की वे ऐसी बताई जाती है, मैंने तो नहीं देखी। किसी ने देखी होगी? आई डोंट नो, मैंने नहीं देखी, ठीक है। पर गोल नहीं है, ये बात समझ में आई नहीं है? आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कुछ बातें जो हमें गलत बताई जाती हैं। दूसरी गलत बात, 2 का टेबल कितनों को आता है? पुराने बच्चे नहीं बोलेंगे, बोले सबको आता है यार, कैसी बात है सर। आप प्लीज सुनाएंगे मुझे? 5 तक सुना दो बस, 2 का टेबल। अबे तुम तो शॉर्टकट मार रहे हैं, मतलब जिंदगी शॉर्टकट। पूरा पढ़ो ना, टेबल कैसे पढ़ते हैं बच्चे। आपने जो बोला वो मैं लिखूं? जैसे आजकल वो आता है ना, अपन बोलते हैं पट 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 टाइप करता है, तो क्या लिखेगा? 2 1 जा 2, ये लिखेगा। आपने यही बोला, कुछ और बोला? स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बताइए, मैं सही कर देता हूँ। इसमें कुछ गलत लिखा? आपने यही बोला 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यही लिखा है ना? ये गलत है। और एक्चुअली जो बोलना चाहिए वो बिल्कुल सही है, पर हम लोग बोलते नहीं हैं, ठीक है। अब क्या होना चाहिए? 2 1 7 2 ones are, 2 ones are। आप यही पढ़ते हैं कि ये पढ़ते हैं? जब मैंने बोला करेक्शन करना है तो आपने कुछ बोला नहीं। देखो क्लास में ऐसे इंटेलिजेंट भी है जो सही बोलते हैं लेकिन प्रस्तुत नहीं करते। देखे कैसे छुपे रुस्तम है यहाँ पर, है ना? बोलना चाहिए ना कि सर मैं तो ये पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ। तो ठीक है, 2 ones are 2, then 2 twos are 4। अब सही है, it's 2 twos are 4, 2 threes are, 2 fours are, 2 fives are। लॉजिकल समझ में आ गया? हाँ आज समझ में। लो आज तुम तो गलत बोल रहे थे, बोले 2 1 जा, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है, इधर तो जा ही नहीं रहा है, कहीं और जा रहा है वो टेबल। 2 5 जा, चल तू भी जा, तू भी जा, है कबूतर है वो, जा 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 उड़े जा रहा है। खैर एनीवेज, तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था कि कुछ चीज़ें हम लोग बहुत गलत बोलते हैं। मैं 9th क्लास को जब पढ़ाता हूँ तो एक शब्द पढ़ाता हूँ, फिजिक्स जो है ना, इट डील्स विद वर्ड्स। फिजिक्स की जितनी भी ब्यूटी है दैट इज ऑन इट्स इन इट्स वर्ड्स। कैसे वो भी बता देता हूँ। एक ना IIT खड़गपुर के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर सोम, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं, एक्सपर्ट है वो, और भी सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, बट जो वीडियो मैंने देखा उसमें वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक एग्जांपल दिया और उन्होंने कहा कि आई डोंट लाइक डॉक्टर्स बिकॉज दे डोंट वर्क ऑन यूनिट्स। अब इंजीनियर आदमी यही कहेगा यार, डॉक्टर लोग कभी यूनिट्स के बारे में बात ही नहीं करते, है ना? पर वो एक डॉक्टर के पास गए, बोले आई वाज सो हैप्पी विद दैट डॉक्टर कि अब उन्होंने वो उन्हीं के पास जाते हैं। व्हाई? बिकॉज ही यूज्ड टू यूज यूनिट्स फॉर एवरी एस्पेक्ट। वो यूनिट लिखते थे। तो क्या यूनिट लिखी? अच्छा बीपी मालूम है सबको? एक नॉर्मल बीपी कितना होता है? इस साल कोर्स में अपने साइंस में, बायो में शायद, है ना? बीपी अपने कोर्स में है शायद, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समथिंग लाइक दैट, किसी एक चैप्टर में है, पर वो आप जानो भैया, पढ़ के देख लेना, ठीक है? अब मुझे बताइए बीपी काहे में नापते हैं, कैसे उसकी यूनिट्स होती हैं कुछ? बीपी क्या होता है? नॉर्मल बॉडी का बीपी कितना होना चाहिए पता है किसी को? घर में है डब्बा? नहीं रे बेटा, नहीं। बायो वाले कौन है यहाँ? अगले साल बायो लेंगे। ओ भैया बायो, हाँ बताओ भैया। घर में मशीन भी रखी होगी पगले तुम्हारे, तो हम अभी पापा से बात करते हैं। गलत है। हाँ 70 से ऊपर और 100 के नीचे या फिर 120। अच्छा ऐसा कुछ मतलब रफ आइडिया है आपको, है ना? पक्का नहीं मालूम है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सामान्य जानकारी, WHO ये कहता है, ठीक है? ये स्टैंडर्ड किसने बनाया? WHO ने।
तो WHO कहता है कि 120 ऊपर का और नीचे का 80, 80, 120 अगर है तो उसे नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 80 एंड 120। ठीक है। अब चूंकि आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, अच्छा डॉक्टर कभी लिखेगा, आप देखना कभी किसी डॉक्टर पास गए हो, आप लोग सभी जाते हैं, अपन डॉक्टर पास गए, उन्होंने बीपी चेक किया, फुस देखा, अपने को तो पल्ले पड़ता नहीं है, पता नहीं वो उचकते रहता है, डुकुर 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 डुकुर, मर्क्यूरी समझ में आता नहीं है, वो देखते हैं, देखते देखते बीच में लिख देते हैं हाँ डिजिट, अच्छा है, हमें क्या मालूम, आपने देखा, हमें तो पता ही नहीं लगा, है ना। अच्छा उन्होंने लिख दिया, बोले दिखता है, बोले बस ऐसा लिख के छोड़ देते हैं, है ना। वो इंजीनियर साहब बड़े परेशान, ठीक है। और उनसे मैंने ये सीखा, बीइंग एन इंजीनियर, मैं स्वयं भी इंजीनियर हूँ, तो मैंने उनसे ये सीखा कि भैया यूनिट हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उस डॉक्टर ने क्या लिखा और वो खुश हो गए। बीपी कितना है? 120 एंड 80 mm ऑफ Hg, mm इज मिलीमीटर ऑफ Hg, Hg इज मर्क्यूरी। तो जो मर्क्यूरी कूदते रहती है टोनो 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 टोनो, वो कितना कूदती है? तो एक बार 120 कूदती है, एक बार 80 कूदती है, ठीक है। और कितना कूदती है? बोले मिलीमीटर में कूदती है, बोले mm, है ना। मर्क्यूरी जंप मारती है ऐसे डुचुक डुचुक, उन्हीं को समझ में आता है कहाँ पर रुकती, क्या करती है, भगवान मालिक है, ठीक है। तो mm ऑफ Hg, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप लोग नोटिस करिएगा, आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, जिनके पास भी जाते हैं, वो mm ऑफ Hg लिखते हैं क्या? कोई नहीं लिखता। तो डॉक्टर लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर इंजीनियर अगर आपको बनना है, अगर आपने एडवांस मैथ्स लिया और आप चाहते हैं आप इंजीनियर बने, तो यूनिट सिस्टम पे ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एंड मोर ओवर फिजिक्स, मोर ओवर फिजिक्स, फिजिक्स इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। कुछ बातें समझ लो, फिजिक्स इज अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग इज अप्लाइड फिजिक्स। समझ में? तो घुमा फिरा कर मैथ्स का मरण तो है ही, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या सीखना है कि हम जब भी बात करें साइंस में, यूनिट्स की तरफ 100% ध्यान होना चाहिए, यूनिट्स की तरफ हमारा पूरा ध्यान रहेगा। ओके है, तो यूनिट हमेशा लिखनी है। इवन मैथमेटिक्स का अगर कोई सवाल आता है, वर्ड प्रॉब्लम, और उसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जैसे कल परसों हम लोगों ने एक डील किया था, इतने किलोमीटर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन किया था, याद है? इतना किलोमीटर, 20 किलोमीटर वाला एक क्वेश्चन कल के ही वीडियो में है, बाकी बच्चे रेफर कर लेंगे। तो उसमें हमने बात की थी 20 किलोमीटर, फिर 4 घंटे में, 2 घंटे में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली बात हुई थी, याद है? उसकी फाइनल आंसर क्या है? स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो भी आई हो, 7.5 और 2.5 कुछ तो भी आपने कैलकुलेट किया था, बोले सर पॉइंट्स में आ रहा है, सही है कि नहीं, मुझे याद है। हाँ वही 2.5 मतलब 2.5 होता है माता, सब अंग्रेज के औलाद में, मतलब क्या बताएं। अभी सवा बोल दूंगा तो समझ में नहीं आएगा ना, पौना कितना होता है, सवा कितना होता है, नहीं मालूम ना, सच्ची बता रहा, नहीं मालूम। ये सब गलतियां है भैया, भारत के वासी हो यार, भारतीय, आपको हिंदी नहीं आती, बताओ, है? सवा किलो मतलब कितना, किसी को नहीं मालूम। 1.25 kg मतलब 1 किलो, और उसके आगे 1 पाव, पाव समझ में आता है? 250 ग्राम इज पाव, है ना, 1 पाव, 2 पाव, आपको नहीं मालूम? मालूम है ना, है ना? आधा किलो, 1.5 किलो, 1.5 मतलब कितना होता है? 1.5, सवा मतलब 1.25, पौना मतलब 0.75, ठीक है। कुछ लोग टाइम कैसे बताते, बोले सर 2.5 नहीं 2.5 बज गया, 2.5, अरे 2.5 नहीं होता भाई, 2.5 होता है, 1.5 बज गया, इट्स नॉट 1.5, इट्स 1.5, है ना। हिंदी बोलना सीख लो, भारत में रह रहे हैं, बताओ, और गर्व कर रहे हैं। अभी नारेबाजी करने वाले सब खड़े हो जाएंगे बाहर मैदान में, नहीं? यस नो, प्रासंगिक है, अभी तो हल्ला गुल्ला करने का ही टाइम है, ऐसी तैसी, सही है गलत है, समझ गए? नहीं समझे? लो यार, देश में क्या हो रहा है पता है, नहीं पता है, हैं? सबको मालूम है ना, फिर हल्ला करने सब पहुंच जाएंगे। अभी हिंदी में पूछ लूंगा तो नहीं मालूम, तो इसलिए पूरी तरह से पहले भारतीय बनो, ठीक है। हिंदी भाषा आनी चाहिए, हिंदी में आपको गिनती आनी चाहिए, ठीक है। मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये आनी चाहिए, ठीक है। फिर आप गर्व करिए, बोलिए हाँ गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू भारतीय हूँ। हाँ भैया कुछ और? 20 तक हिंदी आती है, 20 तक हिंदी आती है, उसके आगे इंग्लिश आती है,
20 के आगे 21 22 का है। बट संस्कृत में आती है। ओह गजब, संस्कृत में आती है, दैट्स रियली नाइस। वाओ ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। हिंदू कहलाएंगे ना तो? हिंदू तो कहलाएंगे ना? डेफिनेटली, पर हिंदी भी सीख लीजिए ना, क्योंकि उत्तर तो आपको इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी में ही देना है, इंग्लिश में तो लिखना नहीं है। पहले लिखते थे, है ना, सीबीएसई बोर्ड में पहले जो हमारे ज़माने में होता था कि संस्कृत के पेपर आते थे, उसमें आपको इंग्लिश में आंसर लिखना पड़ता था, संस्कृत टू इंग्लिश। अरे क्या पागलपन है यार, हैं? चलिए ठीक है, अब लाइट में हम लोग आज देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल सरफेस की बात हुई है, वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर ये एक स्फेयर है, अभी मैं स्फेयर नहीं बनाया, सर्कल है इमेजिन करिए पूरा ऐसा गोला है, ये गोला है। अब बोर्ड पे गोला कैसे बनाऊंगा, ऐसे ही बनाऊंगा। इसको मैंने ऐसे कट किया और इधर से भी कट किया, और दोनों को मैंने इस साइड से ऐसे पिचकारी मारी, स्प्रे कलर, ठीक है, समझ गए, इस साइड से, और ये बीच का पार्ट मैंने हटा दिया, मैं हटा ही देता हूँ। अभी कैसा शेप बना है आप लोग इमेजिन कर पाएंगे? ये 2 कटोरे हैं, कटोरा शेप है, राइट, ये इस साइड से कटोरा है, ये इस साइड से कटोरा है, ओके। और मैं इधर से स्प्रे मारता हूँ। मैं इधर ही से क्यों मार रहा हूँ, उसके पीछे भी कारण है। मैं इधर से स्प्रे मारूँ, मैंने वहां से इधर आया पहले, फिर स्प्रे मारा, ठीक है, उसके पीछे कारण है। क्या कारण है वो भी बताऊंगा, और उसके बाद आज क्लास क्लोज करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा पेंट, और यहाँ पर आ जाएगा पेंट, सही है। तो लाइट इंसिडेंट कहाँ से आएगी, यहाँ से। लाइट इस पर कहाँ से गिरी, हमें बताओ सर, बीच में तो नहीं होगा। अरे इसके पीछे से टॉर्च मारूंगा यार मैं, है ना। कुछ बच्चे सर यहाँ कैसे आएगी सर, बीच में तो ये खड़ा है, मैं टॉर्च बीच में ले जाऊंगा ना, ऐसी कोई बात नहीं। चलो यहाँ से लाइट आएगी इधर से, ओके। अब हमने यहाँ पर एक नई चीज सीखी है, बाय कन्वेंशन, परंपरा, परंपरा बाय कन्वेंशन। आगे चल के मैं साइन कन्वेंशन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, उसका ये बेस है। बाय कन्वेंशन लाइट हमेशा वहां से आएगी, लेफ्ट टू राइट, याद रहेगा। इंसिडेंट रे आप एग्जाम में कभी नहीं बनाएंगे, बोले स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स आर लाइक दिस। ऐसी कैसी गड़बड़ हो गई, ये घोटाला हो गया भाई, परंपरा टूट गई। परंपराएं से, परंपराओं को नहीं तोड़ना है। परंपरा क्या कहती है, इंसिडेंट रे शुड ऑलवेज कम फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये याद रहेगा। इससे न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। परंपराओं को फॉलो करना है, कन्वेंशंस आर टू बी फॉलोड, ओके। अब नेक्स्ट टाइटल आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, है ना। हर एक का नामकरण हुआ है, सबके पास नाम है भाई, है ना, सबका नाम है। तो ऐसे ही इसको भी नामकरण होगा, नोमेनक्लेचर, और ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स में हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इमेज फॉर्मेशन आपके एग्जाम में कंफर्म आने वाला है, और आपको पेन से बनाना है। उसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं कि डायग्राम सही कैसे बनेगा। इज दैट ओके? आज यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, ठीक है। चलिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लाइव जाएंगे, और लाइव जाएंगे मतलब आपका भी फायदा होगा। आप ऑन द स्पॉट कमेंट डालकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय हिंद एंड जय सिया राम, टेक केयर।